ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं, वो आपको जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उसके बाद में जो कुछ भी हम लोगों ने सजेशन आए, उसके बाद में जो कुछ भी रेजोल्यूशन पास हुए उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे डॉक्टर कासिम अतुल लिया साहब। जैसा कि अभी आप मौलाना से आपने सुना, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। वर्किंग कमेटी में हमारे 51 मेंबरान हैं, जिसमें से 5 लेडीज़ हैं। वर्किंग कमेटी मीटिंग ये रूटीन वर्किंग कमेटी मीटिंग थी, लेकिन इसमें कई ऐसे मुद्दे जो इस वक्त सामने आए हैं वो उसमें उठे हैं, और इसी वजह से हमने आज आपको कष्ट दिया है कि आप यहाँ आए और हमारी बात सुनें। आज की इस मीटिंग में हमने तकरीबन 8 रेजोल्यूशन मंजूर किए हैं। पहला रेजोल्यूशन जो है वो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर है, जो एक तरह से शाहबानू का रिप्लिका है। इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। ज़ाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है, और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। इस रेजोल्यूशन में ये बात कही गई है कि निकाह जो है, जो शादी होती है इस्लाम में, वो शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि हलाल चीज़ों में जो परमिसिबल चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ अल्लाह ताला को जो है वो तलाक़ है। और इस्लाम ये कोशिश करता है कि रिश्ता बाकी रहे। बहुत सारी बातें कुरान मजीद में रिश्ते को बाकी रखने के ताल्लुक़ से कही गई हैं, लेकिन जब ज़िंदगी अजीरन हो जाए, जब शादी कंटिन्यू ना करने पड़े, तो फिर उसके लिए बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल तरीक़े से जुदाई करने का एक रास्ता दिखाया गया तलाक़ के तरीके से। आम तौर पे तलाक़ को लोग समझते हैं कि बहुत ही क्रूएल अप्रोच है तलाक़ जो है, लेकिन आम तौर पे आप उन रिश्तों में जाकर देखेंगे जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है, तो तलाक़ जो है वो एक ऑनरेबल वे ऑफ सेपरेशन है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जिन मज़ाहिब में, जिन रिलीजन में तलाक़ का प्रोविज़न नहीं था, वहाँ भी तलाक़ के प्रोविज़न को इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन ये हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लॉ है, मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए दिया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलों पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद, तलाक़ के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक़ क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलख़ी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। दूसरा रेजोल्यूशन जो है वो यूसीसी के बारे में है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल कंट्री है। डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है, और हम ये महसूस करते हैं कि यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आम तौर पे कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो,
रिलीजन की डाइवर्सिटी डे, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया। यूसीसी इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश है और हम ये महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको यहाँ हासिल है उसके खिलाफ भी है। तो हमने ये बात कही गई है कि यूसीसी के सिलसिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बाकायदा हवाला दिया गया है कि किस तरीके से उनका मजहब इसकी इजाजत देता है कि वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जिए। और रही बात तलाक की, ये बताया गया तो तलाक के बाद अगर मेंटेनेंस देना ही होगा तो फिर तलाक हम लेंगे क्यों? तलाक की जरूरत ही नहीं, नौबत ही नहीं, उस औरत से रिश्ता ही खत्म करना, इसीलिए तलाक लिया जाता है क्योंकि वो शादी, वो निकाह और ज्यादा आगे नहीं चल सकती है, जिंदगी आपकी नर्क हो रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सबसे पहले दानिश कुरैशी जी जो प्रवक्ता हैं AIMIM के, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका रुख कर रही हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में ये फैसला सुनाया, पहली बार नहीं दूसरी बार ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके पहले भी जब राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उस वक्त भी जो फैसला दिया गया था उसको हमने देखा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कैसा प्रेशर बनाया गया कि 1986 में संविधान किस तरीके से बना करके और उसको पास करवाना पड़ा। इतनी ज्यादा वो सरकार प्रेशर में आ गई थी। ये सरकार भी ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए जानी जाती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने सुना, तर्क भी किस तरीके के दिए गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या आप इन चीजों को स्वीकार करते हैं? मुस्लिम महिलाओं को उनको हक देने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। देखिए, दो चीजें निकल के आती हैं इन पूरी बातों में कि सबसे पहले तो जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और अब महिलाओं को हक मिलेगा, ऐसा नहीं है। महिलाओं को हक मिल ही रहा है। जब से कानून लागू है तब से गुजारे भत्ते के मामले कोई अदालत बाकी नहीं है जहां पर मामले लंबित ना हो या मिल ना रहा हो, या अगर नहीं मिल रहा है तो शौहर को जो है जेल में ना डाला हो। ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं। तो सबसे पहला तो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसकी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। रह गई बात दूसरी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है, सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है, उन्होंने अपना तर्क रखा है और इस तर्क को लेकर देखिए उन्होंने जो बात कही है वो आगे जाने की बात कही है कि किस तरह से इस कानून के लिए रोल बैक किया जा सकता है। तो कानून में अगर उसकी आपने जायज करा दिया कि उन्होंने अपनी बातें सामने रखी, आगे वो जाएंगे, ठीक है। नूर अहमद है हमारे साथ। नूर अहमद अजहरी जी, आपका रुख कर रही हूं मैं, आपका क्या स्टैंड है सर? मैं ये चाहता हूं कि, और ये मैंने पहले भी कहा है, अब भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अदालतें अगर हमारे मजहब में मदाखलत करेंगी तो मैं अदालतों से ये कहूंगा कि अदालतों में जो जज हैं वो साहिबे इल्म, साहिबे तखस्सुस और साहिबे इफ्ता लाया जाए। मुफ्ती हजरात को भी जज बनाया जाए और वहां पर बिठाया जाए ताकि या उनके मशावरती बोर्ड हो उनके पास में, जो कम से कम उन्हें सही इस्लाम बताए। जाहिर है कि हमारे मुल्क के जो जज है वो नास्तिक नहीं है, दहरिये नहीं है, उनका भी मजहब है, उनका भी धर्म है। जब वो कानूनी एतबार से हमारे मुल्क पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो इस्लाम को जानने वाले भी हो ना। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। गीता भटका मैं रुक कर रही हूँ, जल्दी से उनका भी रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि दानिश जी को सुना आपने, उन्होंने सीधा इस पूरे मामले को राजनीति से भी जोड़ दिया है और मौजूदा सरकार मुस्लिम महिलाओं के हक में कितने फैसले ले चुकी है हम सब ने देखा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब चुनौती ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दी जा रही है। जी देखिए, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या आप ये कहें कि जो मुस्लिम समुदाय की जो स्वयं को प्रतिनिधित्व बनाने वाले जो संगठन है, उन्होंने हमेशा ही, अगर आप देखें तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की जो बात है उसको हमेशा पीछे धकेलने की बात करी है। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मुझे इस समय 2017 याद आ जा रहा है, जब 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने, शायरा बानो और उनके साथ 4 और जो
आम मुस्लिम महिलाएं हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के पास गई थी 3 तलाक के ये बात सिर्फ एक मजहब की नहीं है, किसी धर्म जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए लागू होता है। महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए और बाकायदा उसके लिए कानून है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान। अंबर जैदी, माफी के साथ मैं यहीं पे रुक रही हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है, आपको वापस में मौका नहीं दे पाई हूँ। जी न्यूज़।